ओके, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और इस वीडियो में ये जो वीडियो है ये क्लास 10 के लिए है और ये 5th वीडियो है। एक्चुअली 4th वीडियो जो मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो दिया था उसमें जो थ्योरी का जो नॉलेज है और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अमीबा में की न्यूट्रिशन के बारे में, और सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो दोनों अमीबा और ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में कुछ चीज़ें कॉमन है जो दोनों में आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद फिर आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली इन द क्लास 10 देयर इज सिलेबस, देयर आर टू इन द न्यूट्रिशन देयर इज टॉपिक, एंड इन दिस न्यूट्रिशन डायरेक्टली वी शुड नो व्हाट इज द न्यूट्रिशन, मतलब पोषण क्या है। आफ्टर दैट वी शुड नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, आफ्टर दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली वी शुड नो अबाउट द ग्रीन प्लांट्स। हमको ये मालूम होना चाहिए सिर्फ ग्रीन प्लांट के बारे में, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखनी है। मैंने आप और एक फोटोसिंथेसिस का फिगर बनाई है जो डेमोन्स्ट्रेट करता हो कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। उसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको लिखनी थी। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी। पहला आप फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन लिखेंगे हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दैट इज़ इनफ फॉर द क्लास 10। आफ्टर दैट आपको ये जानना कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो यानी प्रकाश संश्लेषण, उसमें 2 स्टेप में वो पूरा प्रकाश संश्लेषण होता है। पहला होगा लाइट रिएक्शन, दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है और जो दूसरा होता है डार्क रिएक्शन वो क्लोरोप्लास्ट की स्टोमा वाले पार्ट में होता है। फिर इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को। तो 3 चीज़ें हैं, एक फिगर बनाइए, दूसरा फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन लिखिए और तीसरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखिए। इतना आपने लिखा तो क्लास 10 में आपको मतलब नंबर मिल जाएगा ये फोटोसिंथेसिस क्या है। आफ्टर दैट फिर 2 और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है आपको। न्यूट्रिशन 3 ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। पहला हरे पौधों में पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है आपको ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन, और तीसरा पढ़ना है आपको अमीबा में। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हरे पौधों में। फिर आपका जो 2 और जीव हैं अमीबा में पढ़ना और मानव में पढ़ना है। ये दोनों जंतु हैं। मानव जो हम लोग हैं मल्टीसेलुलर कॉर्डेट्स। आफ्टर दैट जो दूसरा है अमीबा। अमीबा में जो पोषण पढ़ना है वो स्टूडेंट अमीबा के बारे में आपको जानना है कि अमीबा एक कोश की जंतु है जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, नॉर्मली हम इसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सी देन वी नीड आल्सो माइक्रोस्कोप। तो हम यदि माइक्रोस्कोप होगा तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। आफ्टर दैट दोनों के न्यूट्रिशन में कॉमन क्या है, दोनों में परपोषी पोषण होता है और परपोषी पोषण भी कई प्रकार का है। लेकिन मानव में और अमीबा में दोनों में जो परपोषी पोषण का प्रकार पाया जाता है वो पाया जाता है होलोजोइक। और जब भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा तो उसमें 5 स्टेप होंगे। तो इसमें एक क्रम से आपको याद करना है। पहला है इंजेक्शन ऑफ द फूड, मतलब कि भोजन को शरीर के अंदर लेना। सेकेंड इज द डाइजेशन ऑफ द फूड। इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल रूप में भोजन है, उसको सरल रूप में परिवर्तन करना या चेंज करना, उसी को बोला जाता है डाइजेशन। थर्ड जो है आपका वो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब जब डाइजेस्टेड फूड हो गया बॉडी में वो मिलेगा तो उसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। मानव में जो एब्जॉर्प्शन या पचा हुआ जो भोजन होगा वो होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में एक्चुअली क्या होता है, छोटी आंत के जो अंदर की लेयर्स होती है, अंदर की जो वाल होती है उस पर इस तरीके से फिंगर लाइक आप कहेंगे या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया को बहुत बढ़ा देते हैं, उसको बोला जाता है विलाई। माइक्रो विलाई भी पाया जाता है। तो विलाई और माइक्रो विलाई के कारण सरफेस एरिया बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे अधिक मात्रा में डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में मिलता है या ब्लड में मिलता है, एब्जॉर्प्शन। एंड नेक्स्ट एसिमिलेशन। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है जब वो कोशिका में पहुंचता है तो उसका कोशिका में यूज होता है, उससे ऊर्जा बनेगी, या मान लीजिए कि प्रोटीन है तो उससे कोई कोशिका का भाग बन रहा है, अलग अलग वर्क उनका होगा। जो भी फूड डाइजेस्टेड होकर कोशिका में पहुंच रहा है उसका जो यूज होगा उसी को कह दिया गया है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। लास्ट जो है अपच भोजन, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो अपच भोजन है या नॉन डाइजेस्टेड फूड है उसको जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है इजेशन ऑफ द फूड। ओके, और या इसको कह सकते हैं इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। एक्चुअली इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड का ही होता है। ओके, फिर मैंने आपको कल बताया था अमीबा में पोषण के बारे में और उसको 5 स्टेप, उसमें आपको चित्र बना देना है। फिर मैंने आपको बताया था फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के बारे में, ये सभी डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। फिर मैंने आपको बताया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मानव में भी आप लिखेंगे 5 स्टेप हुई, उसमें भी पाए जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, परपोषी, होलोजोइक, और 5 स्टेप ही लिखेंगे। फिर नॉर्मली जो इससे प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं ह्यूमन बॉडी के पाचन तंत्र से या डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में जो बताया था वो सिर्फ थ्योरी वाला नॉलेज दिया था। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एक्चुअली जो थ्योरी का नॉलेज है और जो फिगर का नॉलेज है दोनों का कंबाइनेशन होना चाहिए, तब ये चीज़ें आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एक्चुअली आज जो भी मैंने आपको थ्योरी का नॉलेज दिया है मानव के पाचन तंत्र से,
उसको और जो मानव का पाचन तंत्र है दोनों को कोरिलेट करेंगे और तब जाके आपका एक बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसको हिंदी में बोलेंगे पाचन तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मानव के पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो पाचन तंत्र को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया था कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स हैं। पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है आहार नाल। ओके, दूसरा जो पार्ट था मैंने आपको बताया था वो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसको बोला जाता है पाचक ग्रंथि, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं। क्लियर? फिर इसको मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होता है इसमें 5 पार्ट होते हैं। ओके, इसमें बेसिकली इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पहला है आपका माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर। ओके, एक्चुअली ओके, तो इसमें जो पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का, वो पहला पार्ट है माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर। हिंदी में इसको बोलेंगे मुख एवं उसकी संरचनाएं, मुख एवं मुख की संरचनाएं। दूसरा आपका होगा इसमें फूड पाइप, फूड पाइप या इसी को बोलते हैं आइसोफेगस, फूड पाइप या आइसोफेगस। थर्ड जो होगा आपका वो है स्टोमक। ओके, फिर अगला जो पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड जो लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट है उसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? तो ये नाम जो मैंने आपको बताया वो अभी मैंने आपको ये नाम बताया हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में बताया, लेकिन आपको कुछ स्टूडेंट जो हिंदी वाले होंगे वो भी सुन ले। तो माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे मुख एवं मुख की संरचनाएं। दूसरा है आपका फूड पाइप, और इसको बोलते हैं फूड पाइप या बोलते हैं इसको आइसोफेगस अंग्रेजी में, हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रासनाल। फिर स्टोमक जिसको बोला जाता है आमाशय। ठीक है, स्टोमक को क्या बोलेंगे? आमाशय। तो हिंदी में यहाँ फूड पाइप इसको बोलते हैं ग्रासनाल, ठीक, स्टोमक जिसको बोलते हैं आमाशय। ठीक, इसको मैंने बताया मुख एवं मुख की संरचनाएं, मुख एवं संरचनाएं, जो भी मुख की संरचनाएं है, मुख के अंदर जो टीथ और टंग है, जीभ या दांत है, उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं छोटी आंत, इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं बड़ी आंत। क्लियर है? तो ये टोटल एलिमेंट्री कैनाल में 5 पार्ट थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी ये 4 प्रकार की टोटल पाई जाती हैं। ठीक है, पहला है आपका सेलिवेरी ग्लैंड, सेलिवेरी ग्लैंड्स। फिर दूसरा है आपका लीवर। थर्ड ये जो है आपका पेनक्रियास। और लास्ट जो है फोर्थ जो है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, सेलिवेरी ग्लैंड्स को बोलते हैं लार ग्रंथि, जो सेलिवा बनाती है या लार बनाती है माउथ में। सेकंड है लीवर जिसको बोला जाता है यकृत। और नेक्स्ट जो है पेनक्रियास जिसको बोला जाता है अग्नाशय, इसको बोलेंगे अग्नाशय। और गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि बोलेंगे, या एक और नाम आमाशयी ग्रंथियां, आमाशयी ग्रंथियां। ये नॉलेज मैंने आपको पहले ही बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली क्या है, ये जो टोटल नॉलेज है ये आपको कोरिलेट करना है फिगर से, जो मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे आपको जो कोरिलेट करेंगे तब आपका नॉलेज और भी बेटर हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मानव के पाचन तंत्र का फिगर बनाएंगे और इस जो भी पार्ट्स है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वो पार्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मानव के पाचन तंत्र में वो किस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मान लीजिए कि मानव का शरीर है ये, ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे बॉडी बना सकते हैं ऐसे। ठीक, आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए ये माउथ है, ये वाला माउथ, उसके बाद एक नली ऐसे आएगी। ठीक है, मान लीजिए भोजन आप यहाँ से ले, टोटली नली आएगी ऐसे, नली को फिर ऐसे पतली बना देना है यहाँ तक।
ठीक है। यहाँ चौड़ा है टोटल माउथ, फिर उसके बाद पतली हो गई, फिर यहाँ पे इस तरीके से आमाशय बना देना, थोड़ा यहाँ पे पार्ट ये चौड़ा कर देना, ऐसे पार्ट थोड़ा चौड़ा कर देना है, फिर यहाँ पे फिर पतला कर देना है, ठीक। फिर अब यहाँ पे इस तरीके से एक चौड़ा पार्ट होता है, इसे इस तरीके से चौड़ा पार्ट हो गया, ठीक। ये देखिए इस तरीके से इसको बनाएंगे, फिर ये अलग बात। अब देखिए यहीं से समझने वाली बात, इसको समझिए। तो मैंने ये टोटल जो नली है स्टूडेंट, ये माउथ से लेकर ये बड़ी आंत तक ये टोटल ये नली है, इसी को बोला जाता है आहार नाली या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। अब यहाँ पे टोटल 5 पार्ट, देखिए ये पहला यहाँ वाला जो पार्ट है ये टोटल है, इसी को बोला जाता है माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। मुख एवं मुख की संरचना है। मुख की संरचना है मतलब टीथ के बारे में थोड़ा जानना है आपको, और टंग के बारे में जानना है। फिर ये फूड पाइप है यार, आइसोफेगस, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाइप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को बोलते हैं आइसोफेगस या फूड पाइप। ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक। अब ये जो सबसे चौड़ा पार्ट है, इस तरीके से बनाएंगे इसको, और चौड़ा से भी बना सकते हैं। ये जो पार्ट है आपका जे जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये चौड़ा वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं स्टमक। ये तीसरा पार्ट है। तो एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर मैंने बताया 5 पार्ट है। फिर ये जो पार्ट ये आमाशय है, इसके अच्छा आमाशय पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है। और फिर इसके बाद यहाँ से जो ये नली आएगी, ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, और पतली होकर ये इसके पीछे से, ये जो देख रहे हैं इस चौड़ा वाला पार्ट नली जो है, उसके पीछे से बार बार ऐसे पतली, बार बार ऐसे क्वाइल्ड होगी, ऐसे बार बार ऐसे खूब मुड़ी होगी और पतली होगी, और फिर जाके इसमें, फिर आके इसमें ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो आमाशय से निकलने का जो पतली नली है इसके पीछे से, और यहाँ पे जो बार बार मुड़ी हुई है, ये वाला पार्ट है आपका छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं से स्टार्ट होगी, ये पूरा अंदर है, पतली है और बार बार क्वाइल्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, ये दूसरा सेकंड पार्ट, ये तीसरा पार्ट, और इसके बाद फिर ये पतली जो बार बार मुड़ी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर यही स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आकर देखिए थोड़ा चौड़ा हो गई है। तो यहाँ से लेके ये टोटल ये जो है, ये यहाँ से फिर ये टोटल जो चौड़ा वाला पार्ट है, वही है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है। तो ये टोटल जो ये नली, अच्छा ये एलिमेंट्री कैनाल है, पूरी एक नली है जो कहीं पे बहुत चौड़ी है। आप पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट क्या है, तो सबसे चौड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? स्टमक, ठीक है। फिर अब ये 5 पार्ट हैं, इसमें यदि पूछा जाए कि सबसे लंबा भाग कौन है, चौड़ा तो सबसे ज़्यादा ही है, सबसे 5 पार्ट में से सबसे ज़्यादा लंबा कौन होता है, लंबाई किसकी अधिक होती है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नियर अबाउट एडल्ट ह्यूमन बींग्स में 7.5 मीटर या 8 मीटर मान सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी लंबाई कम होती है, लगभग 1.5 मीटर। इट्स क्लियर। तो नाम से आप लोग कन्फ्यूज न होइएगा, क्योंकि नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, और अगला है बड़ी आंत, लेकिन इसके लेंथ में डिफरेंस होता है। ओके। फिर यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम है कि जो पचा हुआ भोजन है उसी में विलाई या माइक्रो विलाई पाया जाता है, और पचे हुए भोजन यहीं से ब्लड में मिलते हैं। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूछा जाएगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो अवशोषण कहाँ पे होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी वाटर हम लोग पीते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में कहाँ पे मिलता है वाटर, तो वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये स्टमक जे आकार का होगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट मैंने आपको बताया था, डी, जे और आई। डियोडिनम, जेजेनम और आइरियम, ये 3 पार्ट किसके थे? स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट थे, जिसको मैंने बताया सी, सी एंड आर, 3 लेटर यहाँ पे भी याद करेंगे, जिसका नाम है सी फॉर सीकम, अगेन कोलन एंड फिर रेक्टम। और ये यू, यहाँ पे देखिए सीकम है ये वाला पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर ये उल्टे यू जैसा, यहाँ से ये और ये उल्टा यू जैसे, देखिए सीधा यू इस तरीके से होगा, तो उल्टा यू इस तरीके से होगा ना। तो देखिए 1 2 3 ये हो गया कोलन, और ये वाला जो टोटल पार्ट बच रहा है वो है रेक्टम। इट्स क्लियर। तो ये टोटल ये नली आपने बताया, ये बनाया है भी जो मैंने, ये सिर्फ आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ओके। ये पूरा पाचन तंत्र नहीं है, क्योंकि पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट है। ये आहार नाल आपने समझ लिया कि कौन कौन से पार्ट है। कभी कभी एग्जाम में इसका सीक्वेंस देता है, दे देगा ऐसे 3-4, मतलब अब कहेगा कि इसमें कौन सा सीक्वेंस सही है। तो पहला मुख एवं उसकी संरचना, फिर है ग्रास नाल या फूड पाइप, इसको आइसोफेगस भी बोलते हैं, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है? स्टमक। और सबसे लंबा पार्ट कौन है जिसकी लंबाई बहुत अधिक है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर इसके बाद है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा हुआ भोजन मिलता है ब्लड स्ट्रीम में। और फिर जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। अब ये आपने ये देख लिया टोटल 5 पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के।
फिर इसी में आपको ऐड दूसरा पार्ट, अभी ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, दूसरा जो टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम है ये यहाँ पे जब इसको भी इंक्लूड करेंगे पाचक ग्रंथियों को, तब जाके यहाँ पे वो कंप्लीट होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पाचक ग्रंथियाँ ये इतनी हैं, लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड, फिर लीवर है, फिर पेनक्रियास है और गैस्ट्रिक ग्लैंड है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनकी कॉमन बेसिक आइडिया आपको जाननी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखिए, ये माउथ जो बक्कल कैविटी है उसके बाहर की तरफ यहाँ पे एक इधर बना लें, 3 ऐसे बना लेंगे आप सर्कल अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लार ग्रंथि ये तीनों है। ठीक है, ये पैरोटिड है, ये सब मैंडिबुलर है और इसको है सब लिंगुअल। ओके, अब ये तीनों जो हैं वो लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड कहलाती हैं। तो 3 प्रकार की हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। हिंदी में इनका जो नाम है वो है, पैरोटिड को बोलते हैं कर्णमूल, और फिर इसको सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो सब लिंगुअल को सब अधो जिह्वा और इसको बोलते हैं अधोहनु। ठीक, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। पैरोटिड कर्णमूल ग्रंथि और अधोजिह्वा सब लिंगुअल और अधोहनु सब मैंडिबुलर। क्लियर। अब ये हर ग्रंथि जो होती है, देखिए पैरोटिड भी 2 होगा, सब मैंडिबुलर भी 2 होगा और सब लिंगुअल भी होगा। 3 एक साइड में और 3 एक साइड में, तो टोटल प्रकार 3 होगा, लेकिन टोटल नंबर पूछा जाए तो 6 होगा। तो ये सभी हो गए, ये टोटल कहलाती हैं एक साथ लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड। और यहाँ पे आपको जानना है कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये माउथ में सैलिवा, जो हम लोग खाना खाते हैं सैलिवा या लार जो माउथ में आता है, वो किससे बनता है? सैलिवरी ग्लैंड से। और यहाँ पे एग्जाम मतलब प्रश्न पूछता है कि एक्चुअली ये सैलिवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम या हिंदी में वैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में उसको PTYALIN बोलते हैं। ओके, यहाँ पे P लिखने में यूज़ किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन में यूज़ नहीं किया जाता है, बोलने में यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे P साइलेंट है। तो टाइलिन एंजाइम, और जो बदलता है स्टार्च को माल्टोज में। ठीक है, पूछेगा टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो लार में या सैलिवा में पाया जाता है। और ये जो है किसको किस में बदलता है? स्टार्च को बदलता है माल्टोज में। ठीक, अगला जो है, तो इतना ही आपको जानना है सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में इन द क्लास 10। ओके, फिर अगला है आपका जो दूसरा ग्रंथि है, तो यहाँ पे इसका लोकेशन हो गया बक्कल कैविटी या माउथ की जो कैविटी है उसके चारों तरफ। फिर जो दूसरा है आपका लीवर। लीवर यहाँ पे स्टमक के बगल में, यहाँ पे देखिए ये वाली स्टमक है, तो स्टमक के यहाँ पे बगल में ऐसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऐसे इस तरीके से आप बना सकते हैं। यही है आपका लीवर। ठीक, अब लीवर का काम क्या है? लीवर के बहुत से वर्क हैं, लेकिन पाचन क्रिया में क्या करता है? लीवर में जो पाचक रस बनता है, जैसे आपने देखा सैलिवरी ग्लैंड्स ये तीनों थी, और सैलिवरी ग्लैंड में सैलिवा बनती थी, और ऐसे ही ये जितनी भी ग्रंथियां हैं पाचक ग्रंथियां, उसमें कुछ पदार्थ बनेगा जिसका कुछ विशेष नाम होगा, और वही भोजन के साथ मिलता है और भोजन को डाइजेस्ट या पचाने में हेल्प करता है। तो सैलिवरी ग्लैंड में क्या बनता है? सैलिवा, और ये माउथ में जाके भोजन से मिलता है। फिर यहाँ पे लीवर में बनता है बाइल। लीवर में बाइल बनता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्त। ठीक, और ये क्या करता है? वसा के भोजन में हेल्प करता है। वसा जो एक्चुअली फूड में बहुत से कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। तो वसा ये जो फैट वाला मटेरियल है भोजन में, उसी को पचाने में हेल्प करता है बाइल, या क्या बोलते हैं उसको? पित्त। एक्चुअली ये करता क्या है कि ये कैसे हेल्प करता है? मान लीजिए कोई बड़ा वसा का कण है, पार्टिकल है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो तब उसका डाइजेशन आराम से हो सकता है। और जो पित्त है, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। पाचन में इसका काम क्या है? ये वसा का पायसीकरण करता है। हिंदी में बोला जाता है पायसीकरण, और इंग्लिश में बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। ठीक, तो यहाँ तक मैंने आपको फिर से मैं दोनों नॉलेज आपको रिवाइज कराता हूँ। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, और तीनों 2-2 की संख्या में पाई जाती हैं। तो टोटल नंबर 6 हो गया, और टाइप पूछे तो 2-2-2, मतलब कि टाइप पूछे तो 3 टाइप का। ठीक, और सैलिवरी ग्लैंड में बनता क्या है? सैलिवा बनता है। सैलिवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन। ओके, और टाइलिन किसको किस में बदलता है? स्टार्च को बदलता है, वो माल्टोज में। फिर लीवर के बारे में, लीवर जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और फिर यदि आपसे पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आप बताएंगे लीवर। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन है, तो बताएंगे आप स्किन। ठीक, तो यहाँ लीवर की बात हो रही है, तो लीवर में बनता कौन सा पाचक रस बनता है? तो बताएंगे पित्त बनता है या बाइल बनता है। इसमें कोई भी, जैसे आपने देखा ना कि सैलिवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम था जिसको टाइलिन बोलते हैं, ऐसे ही लीवर में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, लीवर में जो पित्त बनता है या बाइल बनता है, उसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं।
और ये करता क्या है, ये वसा के पाचन में सहायता करता है। वसा का पाचन नहीं करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है। जब ये बड़ा मान लीजिए कोई वसा का कण है, इसको ये बाइल क्या करता है, जो उस पर अटैक करेगा तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। तब वसा को या फैट को पचाने वाले एंजाइम को सरफेस एरिया अधिक मिल जाएगा और आसानी से उसका डाइजेशन हो जाएगा। तो पूछेगा यदि मान लीजिए कि वसा का या फैट का पायसीकरण या पायसीकरण को ही अंग्रेजी में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन कौन करता है, तो पित्त करता है। पित्त बनता कहाँ पर है, लीवर में, ठीक। और लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये मान लीजिए लीवर है, लीवर में पित्त बन रहा है, लेकिन एक और संरचना होती है लीवर के बगल में। मान लीजिए लीवर है और यहाँ पे एक और संरचना है, इसको बोला जाता है पित्ताशय। लीवर के ही बगल में होता है पित्ताशय, जिसको बोलते हैं गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पित्त या बाइल बनता है लीवर में, लेकिन ये स्टोर होता है पित्ताशय में, और पित्ताशय को अंग्रेजी में बोलते हैं गैल ब्लैडर। ओके, तो ये सेलिवरी ग्लैंड भी कंप्लीट होगा और लीवर भी कंप्लीट हो गया, और इससे अधिक आपको क्लास 10 में पूछता भी नहीं है। तो एक्चुअली बेसिक नॉलेज आप जरूर रखिए, उसके बाद आपको जो भी पढ़ने का मन हो आप कहीं से पढ़ सकते हैं। फिर है अगला जो है पेनक्रियास। पेनक्रियास को बोला जाता है अग्नाशय। ये शरीर की ओनली वन ऐसी ग्रंथि है, शरीर में एक ही मानव शरीर में ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जो मिश्रित ग्रंथि जिसको कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, तो सिर्फ एक ही ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पेनक्रियास, ठीक। ये मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि इसमें दो टाइप के पार्ट पाए जाते हैं। जब पेनक्रियास की संरचना को देखा जाता है तो उसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों टाइप के इसमें भाग होते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करिए, मान लीजिए कोई ये पेनक्रियास है या अग्नाशय है, तो जब इसको देखा जाता है जितनी भी ग्रंथियां हैं मानव शरीर में पेनक्रियास को छोड़कर, या तो वो इंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, मतलब अंतःस्रावी है या तो बाह्यस्रावी है, ठीक। दोनों में से कोई एक ही है। लेकिन ये जो पेनक्रियास है इसके ही अकेले ऐसी ग्रंथि है जिसका मान लीजिए ये वाला पार्ट इंडोक्राइन है, इंडोक्राइन, और ये वाला पार्ट है एक्सोक्राइन, मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। तो पेनक्रियास में दोनों टाइप के पार्ट पाए जाते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों, इसलिए इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि, ठीक। अब जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसका इंडोक्राइन देखिए, ये मान लीजिए इंडोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन या अंतःस्रावी भाग में बनेगा। यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। प्रश्न पूछता है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाई जाती है, तो यदि अंग का नाम दिया है तो अब बता देंगे अग्नाशय, और भी क्लियर यदि पूछता है तो बताएंगे अग्नाशय के इंडोक्राइन वाले पार्ट में होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है लैंगरहैंस की दीपिका है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसको बोला जाता है, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इसी में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो सेल्स होती हैं अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल बनाती है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन एक हार्मोन का नाम है, और बीटा सेल बनाती है इंसुलिन, ठीक। तो इंसुलिन जो एक्चुअली अब इन दोनों का अपोजिट वर्क है। ग्लूकेगॉन जो अल्फा सेल में बनता है ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ऐसे मतलब जब मान लीजिए बॉडी में ग्लूकेगॉन हार्मोन बनेगा तो क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। और दूसरा जो है इंसुलिन, इंसुलिन जब बॉडी में प्रॉपर तरीके से बनता रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती रहेगी, ठीक है। और आप लोग जानते हैं एक डिजीज़ है जिसका नाम है मधुमेह या डायबिटीज़, जिसको शुगर कहा जाता है जनरली भाषा में। तो ये क्या होता है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है किसी के शरीर में, और इंसुलिन बनता कहाँ पे है, बीटा सेल्स में। बीटा सेल्स कहाँ पर है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर है, इंडोक्राइन पार्ट में। किसके इंडोक्राइन पार्ट में, पेनक्रियास के, ठीक। फिर से इधर से देखिए, पेनक्रियास मिश्रित ग्रंथि है, क्यों, क्योंकि इंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन भी पार्ट है। इंडोक्राइन पार्ट में क्या है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें कई प्रकार की सेल्स है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दो बताया। अल्फा सेल बनाएगा ग्लूकेगॉन हार्मोन और बीटा सेल बनाएगा इंसुलिन, ठीक। अब इंसुलिन का इस देखिए जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको केमिकल मैसेंजर्स कहा जाता है। केमिकल मैसेंजर्स का अर्थ क्या है कि वो केमिकल्स हैं लेकिन उनके अंदर कोई मैसेज होता है, और वो जहाँ भी जाते हैं बॉडी में तो वो मैसेज देते हैं, तो उस तरीके की क्रिया होती है। तो आप जानते हैं कि टोटल बॉडी सेल्स से बनी है, और हर सेल्स को वर्क करने के लिए भी जब तक मैसेज नहीं मिलेगा तो उस तरीके से वर्क नहीं होगा। अब इसमें मैसेज रहता है इंसुलिन हार्मोन में, ये सभी कोशिकाओं को जो आके इन्फॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है कि ब्लड से शुगर को अपने अंदर लेने के लिए, ठीक है। जब तक ये जाके जानकारी नहीं देगा तब तक शरीर की कोई भी कोशिका ब्लड से शुगर को अपने अंदर नहीं लेगी, ठीक है। तो जब ये
मान लीजिए इंसुलिन आपके शरीर में सही तरीके से बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, ब्लड में मिल रहा है, सभी कोशिकाओं को जानकारी मिलेगी कि इंसुलिन जाके जानकारी देगा कि सभी कोशिकाओं को क्या करना है, शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को या शर्करा को ले लेना है। कहाँ से ले लेना है? ब्लड से। किधर? कोशिका के अंदर अपने ले लेना है। तो सभी कोशिकाओं में जब ब्लड से शुगर अंदर की तरफ जाता रहता है तो नॉर्मल जो एवरेज होता है वो शुगर उतना ही ब्लड में रहता है, बहुत अधिक नहीं हो पाता है, ठीक। लेकिन जब ये बनना एकदम स्टॉप हो जाएगा, कम हो गया या एकदम बंद हो गया बनना, तो क्या होगा, किसी भी कोशिका को मैसेज नहीं मिलेगा कि कोशिका को क्या करना है, ब्लड से शुगर को अपने अंदर लेना है। तो शुगर कहाँ बढ़ जाएगा? ब्लड में बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना भी आप खाना खाएंगे डाइजेशन के बाद जो भी शर्करा या शुगर होगी वो ब्लड में मिलता है। ब्लड मिलने के बाद यदि शुगर बन रहा है तो मैसेज मिलेगा कोशिका को, और ब्लड से शुगर कोशिका में मिलता रहेगा और यूज होता रहेगा। लेकिन जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो किसी कोशिका को मैसेज नहीं मिलेगा, और जो टोटल आप शुगर खाएंगे वो ब्लड में बढ़ता रहेगा और कोशिका में पहुँचेगा नहीं। और इसीलिए जब टेस्ट मतलब ब्लड का ही सैंपल लिया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो शुगर की मात्रा अधिक होती है तो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि डायबिटीज़ का वो पर्सन पेशेंट हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि क्या नाम है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह या डायबिटीज़ रोग, शुगर खाने से नहीं होता। आप शुगर खाते रहिए, इंसुलिन बनता रहेगा तो शुगर नहीं होगा, ठीक है, उतने वे में यदि। और फिर ये देखिए 3 ग्रंथि कंप्लीट हो गई, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसी बनता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, ये अग्नाशयी रस बनता है इसमें। अच्छा, पेनक्रियाज एक ऐसा ग्रंथि है, देखिए इसमें 2 चीज़ें प्रश्न बनते हैं। पहला ये मिश्रित ग्रंथि है, ठीक, मिश्रित ग्रंथि है मतलब इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों पार्ट हैं। इंडोक्राइन पार्ट में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसमें अल्फा और बीटा सेल्स है। अल्फा सेल बनाएगा ग्लूकागॉन और बीटा सेल बनाएगा इंसुलिन। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है, और इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करता है। इतना आप सिस्टमेटिक यानी इतना क्लास 10 के लिए इनफ है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का, 2 पार्ट थे। एक इंडोक्राइन पार्ट में मैंने आपको पूरा बताया, जो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है इसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस बनता है। और पेनक्रियाटिक जूस मतलब अब यही जाके भोजन में मिलेगा और भोजन को पचाने में हेल्प करेगा। ये ऐसी ग्रंथि है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी ग्रंथि है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को पचाने वाले एंजाइम बनाती है, तो क्या होगा, पेनक्रियास। क्लियर, इतना ही आपको जानना है पेनक्रियास के बारे में। फिर आपका है अगला है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये इंग्लिश नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि भी कहा जाता है या आमाशयी ग्रंथियाँ भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो आमाशय है इसमें बहुत सारी ढेर सारी एक कोश की ग्रंथियाँ पाई जाती है, ढेर सारी आमाशय के अंदर पाई जाती हैं। तो अब इसमें जो अब ये सभी अपना एक मतलब जूस बनाएंगी भोजन को पचाने के लिए, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और इस ग्रंथि को जो यूनिसेलर ग्लैंड्स हैं उनको एक साथ बोला जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो बनेगा पदार्थ भोजन को पचाने के लिए उसको बोला जाएगा गैस्ट्रिक जूस या आमाशयी रस या जठर रस, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो पाचक ग्रंथियां हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पहला कौन सा, लार ग्रंथिधर है, यहाँ पे लीवर है, लीवर में बन रहा है बाइल और स्टोर हो रहा है गैल ब्लैडर में। यहाँ पे गैल ब्लैडर स्टोर करने के लिए होता है, पित्त बनता है लीवर में लेकिन स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। फिर यहाँ पे ये जो पेनक्रियाज है, ये देख रहे हैं, ये जो सी जैसा डियोडिनम है, ऐसे यहीं पे इसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे आप अंडरस्टैंड करने के लिए बना सकते हैं। ये वाला आमाशय के नीचे ही इस तरीके से ऐसे यहाँ पे यही है आपका तीसरा वाली ग्रंथि जो है पेनक्रियाज, यहाँ पे इसका लोकेशन है। और आमाशयी ग्रंथि मैंने बताया कि स्टमक के अंदर ये कोशिका ग्रंथि होती है। अच्छा, आमाशय में एक अम्ल भी बनता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। यदि पूछा जाए कि मानव शरीर के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है या एसिड बनता है, तो क्या बताएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। तो एक्चुअली जो प्रीवियस वीडियो था वो थोड़ा सा एक्चुअली स्टॉप भी हो गया था, और मैंने आपको सिर्फ ये थ्योरी नॉलेज बताया था, ये बताया था, इसको बताया था। अब एक्चुअली दोनों नॉलेज को जब कंबाइन करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए फिगर भी हो गया, एलिमेंट्री कैनाल ये टोटल नली है, इसके जो पार्ट्स है वो भी मैंने बताया, और यहाँ पे जो पाचक ग्रंथियाँ हैं वो कहाँ पे है। अब ये दोनों को जब आप एलिमेंट्री कैनाल ने आपने बना दिया और पाचक ग्रंथियों को भी दिखा दिया, अब ये फिगर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।